इस वीडियो क्लास में हम चाइल्ड डेवलपमेंट और साइको के बेहतरीन सेलेक्टिव पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि यूपी टेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से निचोड़ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके कम से कम 20 प्लस नंबर तो पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अधिगम के नियम। अधिगम के नियम में सबसे पहला है तत्परता का नियम। अगर आपका मन किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है तो उस कार्य को आसानी से कर लेते हैं। इसे रुचि का नियम भी कहते हैं। अब देखिए यहीं से ही क्वेश्चन बनना चालू हो गया। तत्परता के नियम को और किस नियम से जाना जाता है? तो इसे रुचि के नियम से भी जाना जाता है। इसके बाद है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है? इस नियम में किसी भी कार्य में रुचि न होने पर भी बार बार करने पर वह काम करना आ जाता है। तो उस कार्य को हम क्या करते हैं? सीख लेते हैं। इसमें पुनर्बलन होता है। और ये जो अभ्यास का नियम है इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से? उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। इसके बाद है प्रभाव का नियम। जो चीजें हमारे मस्तिष्क पर पॉजिटिव असर डालती हैं तो उस कार्य को करना सीख जाते हैं तथा दोबारा करते हैं और इसमें घटनाओं का प्रभाव भी पड़ता है। तो इसे हम संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। अब देखिए ये जो तीनों ऊपर के नियम हैं, इन तीन नियमों को थार्नडाइक ने क्या करे हैं? मुख्य नियम बताए हैं। ठीक है, ये अभ्यास पर अधिक बल देते थे। इसके बाद है आंशिक क्रिया का नियम। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं तथा टुकड़ों में सीख लेते हैं। पांचवा है समानता का नियम। पहली घटना का परिणाम जो गया हो और जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आए तो उस परिणाम का आगे में प्रयोग करना समानता का नियम है। इसे समरूपता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। देखिए राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, राइटिंग ज़्यादा सही नहीं है और ये पीपीटी के रूप में नहीं बन पाई है। तो अगला नियम है छठवां है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसमें एक समस्या के बहुत सारे समाधान होते हैं। एक उद्दीपक से बहुत सारे रिस्पॉन्स निकलते हैं तो उसे बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसके बाद है मानसिक स्थिति का नियम। जिस कार्य को करने से पहले हमारा माइंड सेट हो और वही मानसिक स्थिति कहलाती है तो वह इस काम को बहुत तेजी से सीखते हैं। इसके बाद है साहचर्य स्थानांतरण का नियम। जहां पर एक की अपेक्षा व्यक्ति का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए तो वो साहचर्य स्थानांतरण का नियम है। डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करता है। अब देखिए सीखना क्या है? सीखना जो है क्लासिकल थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया और संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें से जो क्लासिकल थ्योरी है, उद्दीपन अनुक्रिया, इसमें ये क्या है? ये पुनर्बलन पर आधारित है। ठीक है, और अपुनर्बलन पर भी आधारित है। तो जो पुनर्बलन पर आधारित है इसको किन किन साइंटिस्टों ने इसको पुनर्बलन पे आधारित रूप से इसको बताया? तो उसमें से है थार्नडाइक, स्किनर, पैवलॉव और हल। ठीक है, अब देखिए समझिए इसको फिर से। क्लासिकल थ्योरी, सीखने में जो ये क्लासिकल थ्योरी है, उद्दीपन अनुक्रिया जिसमें होती है, तो इसमें से एक होता है पुनर्बलन और दूसरा है अपुनर्बलन। तो जो पुनर्बलन है इसमें से देखिए, अब यहां से क्वेश्चन जानते हैं कैसे आएगा कि कौन सा साइंटिस्ट पुनर्बलन का मतलब कि अपना जो इन्होंने सिद्धांत दिया है वो पुनर्बलन पर आधारित है। तो अगर हमें पता है तो हम तुरंत बता देंगे इसको। तो पुनर्बलन पर आधारित कौन कौन से हो गए? थार्नडाइक हो गया, स्किनर, पैवलॉव और हल। इसके बाद अब देखिए जो ये अपुनर्बलन पर आधारित है वो कौन कौन से हैं? वाटसन और गथरी। इसी को कहते हैं गठरी या गथरी। ठीक है, तो ये हो गया अपुनर्बलन और पुनर्बलन। अब देखिए इसके बाद जो है क्या है? कॉग्निटिव थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें क्या है? उद्दीपन उद्दीपन है तो सीखने का ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इसमें मस्तिष्क का अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं पुनर्बलन को स्किनर ने सही से समझाया है। पुनर्बलन में यदि किसी कार्य को पुनः करने के लिए प्रेरित करता है तो यह है पुनर्बलन। अपुनर्बलन क्या है? जो बच्चे सेल्फ मोटिवेशन होते हैं
उन्हें पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन्हें किसी की प्रशंसा या बुराई से किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहीं से देखिए ये जो एक एक पॉइंट्स है ना, ये अगर अच्छे से समझ में आ गए तब तो चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप देखिए पावलोव आ गए। इनके अनुसार जब किसी शब्द का संबंध किसी घटना से जुड़ा है जिससे व्यक्ति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। परंतु जब कृत्रिम उद्दीपक पर भी स्वाभाविक अनुक्रिया हो तो वह क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी आती है। तो इसको परंपरागत शास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं और ये क्या है, एसआर थ्योरी है। इसके बाद देखिए उद्दीपक और अनुक्रिया, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आता है, बिल्कुल ठीक है। इस उद्दीपक क्या है, उद्दीपक में देखिए डंडा और अनुक्रिया क्या होगा, डर। ठीक है, छोटा बच्चा है, अगर आपने डंडा दिखाया तो उसकी जो रिस्पॉन्स क्या होगी, डर, उसके अंदर डर पैदा होगा। ठीक है, बहुत छोटा बच्चा है, मुस्कुराहट उसका रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया है उसका। भोजन है तो लार पहले से टपकने लगेगी, मुंह में पानी आने लगेगा, तो ये भोजन उद्दीपक हो गया और लार इसका रिस्पॉन्स हो गया। अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। इसके बाद जो है सीएस कृत्रिम उद्दीपन है, यूसीआर भोजन लार, और सीएस में ये कृत्रिम उद्दीपन में घंटी और लार। कृत्रिम उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। कृत्रिम उद्दीपक के 5 सेकंड के बाद वास्तविक उद्दीपक देना चाहिए और एक रूपता भी रहना चाहिए। इसके बाद है स्किनर। इनके अनुसार पुनर्बलन में पहले व्यक्ति से काम कराया जाना जाता है, फिर कार्य के अनुसार वेतन मिलता है। एग्जाम्पल समझिए, जहां कुछ भी प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना होता है बिना किसी परिणाम के पते हुए, तो इन्होंने आरएस थ्योरी दी है। इसमें से पुनर्बलन और सतत, पुनर्बलन में क्या हो गया, जैसे भूख है, प्रयास है, ये दोनों मिलने पर पुनः प्रयास के लिए प्रभाव देने के कारण प्राप्त, और सतत में आंशिक बहुत लाभकारी प्रभावी। स्किनर ने कहा कि बच्चा पुनर्बलन के द्वारा ही सीखता है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डोनाल्ड तथा मिलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पुनर्बलन के सिद्धांत को किसने आगे बढ़ाया, स्किनर ने आगे बढ़ाया था। और जो पुनर्बलन है एक ऐसा बल है जो किसी कार्य के होने न होने की संभावना की दर को बढ़ा देता है। पुनर्बलन टुकड़ों पर दिया जाना चाहिए, इसमें पॉजिटिव संतुष्टि मिलती है। पुनर्बलन रेनफोर्समेंट, सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। अब इसके बाद ये है अनुक्रिया। अनुक्रिया में देखिए क्या क्या है, प्रतिवादी अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत। प्रतिवादी अनुक्रिया में क्या है, इस पर व्यक्ति की इच्छाओं का कंट्रोल नहीं होता है, और क्रिया प्रसूत में क्या है, इसमें व्यक्ति की इच्छाओं पर कंट्रोल होता है। ठीक है, अब आगे देखिए पावलोव और स्किनर में अंतर क्या क्या है। शास्त्रीय सिद्धांत दिया, पावलोव ने क्या है, शास्त्रीय सिद्धांत दिया था। स्किनर ने क्या है, सीखने का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। पावलोव प्रतिवादी अनुक्रिया पर बल दिया, स्किनर ने प्रस्तुत अनुक्रिया पर बल दिया। पावलोव ने एस आर थ्योरी, मतलब जो पावलोव है उसको एस आर थ्योरी भी कहते हैं, और जो स्किनर है उसको आर एस थ्योरी कहते हैं। तो पावलोव की जो थ्योरी हो गई वो एस टाइप की थ्योरी हो गई, और जो स्किनर की है वो आर टाइप की थ्योरी हो गई। इसके बाद है इसमें उद्दीपक सामने होता है। पावलोव में क्या होता है, उद्दीपक सामने होता है, और स्किनर में उद्दीपक सामने नहीं होता है। पावलोव जो है अभ्यास के नियम पर आधारित है, और स्किनर का जो नियम है वो प्रभाव के नियम पर आधारित है। पावलोव में एकल बंद होता है, एक आदमी एक काम सीखता है, और स्किनर वाले में क्या होता है, इसमें 3 बंद होते हैं।
तथा एक आदमी 3 काम सीखता है। ठीक है, पावलोव में क्या है, एक आदमी एक काम, और स्किनर में क्या है कि 3 बंद होते हैं, यानी एक आदमी 3 काम सीखता है। तो ये हो गया पावलोव और स्किनर में अंतर। अब देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट अभी पॉइंट आगे आने वाले हैं। कोफका तथा कोहलर, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, सूझ का सिद्धांत, यह गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए, ये हर एग्जाम में आता ही आता है। ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी, ठीक है, इनसाइट थ्योरी, ये सब एक ही चीज है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का थ्योरी। अब ये जो है मैक्स वर्दियर ने ये दिया था, और इसको आगे कोफका कोहलर ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, और इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है इस सिद्धांत में। तो इसमें से जैसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, यदि किसी कार्य को करते समय हम चिंतन या मनन करें या मस्तिष्क का प्रयोग करें तो इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। सूक्ष्म का सिद्धांत क्या है, ये मैक्स ने दिया और कोहलर ने आगे बढ़ाया। जो विचार बिना किसी प्रयास के यकायक ही आ जाता है, या यदि किसी समस्या का समाधान हम बिना किसी अभ्यास के करते हैं, तो ये हो गया सूक्ष्म का सिद्धांत। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, गेस्टाल्ट क्या है। गेस्टाल्ट एक जर्मन का स्कूल है। ठीक है, और गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण कार। ठीक है, संपूर्ण कार। संपूर्ण कार का मतलब कोई भी संपूर्ण वस्तु अपने टुकड़ों से बड़ी होती है। कोहलर ने प्रयोग किसमें किया था, सुल्तान, वन मानुस, केला। ठीक है, ये कोहलर ने प्रयोग किया था, और ये आता भी है कि सुल्तान जो है किस किस वैज्ञानिक के द्वारा यूज में लाए गए थे, प्रयोग में। तो ये कोहलर ने किया था इसका प्रयोग। इसके बाद है उसुबेल का सिद्धांत। इनके अनुसार लर्निंग 4 तरीकों से सीखी जाती है। इन्होंने एजुकेशन पर बल दिया, स्टेप बाय स्टेप। पहला है अभिकरण करके सीखना, फिर है खोजपूर्ण सिद्धांत, फिर है रटकर सीखना, और फिर है अर्थपूर्ण सीखना। तो ये है उसुबेल का सिद्धांत। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो उसुबेल है इनका कौन सा सिद्धांत है, यानी पर्सनालिटी पर है, इंटेलिजेंस पर है, लर्निंग पर है। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली इसमें पॉइंट है कि उसुबेल का सिद्धांत क्या है, लर्निंग, सीखना, 4 तरीकों से सीखा जाता है। अब इसके बाद देखिए कॉग्निशन डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पॉइंट बहुत ही कठिन होते हैं अगर अच्छे से किसी ने नहीं समझा। तो जीन प्याजे ने ये सब दिया था, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निशन डेवलपमेंट। संज्ञान क्या है, देखिए हमें जो है हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है ये संज्ञान का मतलब क्या है, संवेदन का मतलब क्या है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझ लेते हैं। संज्ञान का मतलब है कि ब्रेन कैसे वर्क करता है तथा काम करता है। ठीक है, कैसे मतलब ये ब्रेन कैसे काम करता है, संज्ञान है ये। इसके बाद संवेदन, किसी प्रोसेस को स्टार्टिंग के लिए फर्स्ट थिंग जो कनेक्ट होता है। ठीक है, यानी सेंसेशन, सुनना, स्टिमुलस। संवेदन को नाम दे देते हैं क्या, परसेप्शन, सेंसेशन, परसेप्शन। तो ये हो गया संवेदन। इसके बाद है प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब है जिसको देखते या सुनते ही इमेज बने, एक जो है प्रतिमा बने। धारणा अलग चीज देखिए हो गई यहाँ पे। धारणा कॉन्शियस से अनकॉन्शियस। ठीक है, तो ये प्रतिमा हो गई कि जिसको देखते ही या सुनते ही इमेज बन जाए, और धारणा हो गई कॉन्शियस से अनकॉन्शियस। तो ये जो है आगे है प्रत्यावाहन, रिकॉलिंग। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लाना, ये हो गया प्रत्यावाहन, यानी कि रिकॉलिंग। इसके बाद है चिंतन, समस्या से समाधान तक जाने का रास्ता, माइंड की तर्क शक्ति यानी तर्कों का तोड़ मरोड़, ये हो गया चिंतन।
अब देखिए इसी में से आगे कुछ क्वेश्चन बन गया, चिंतन कितने प्रकार का होता है? चिंतन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अभिसारी और अपसारी। अब देखिए अभिसारी में क्या है? आगमन तर्क है। अपसारी में क्या है? निगमन तर्क है। ठीक है, ये सब एक से जो है दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अभिसारी में क्या है? जिस समस्या का केवल एक ही हल समाधान हो तो वो अभिसारी चिंतन है, रटने रटने पर काम करती है। और अपसारी में क्या है? एक समस्या के एक से ज्यादा समाधान होते हैं, जैसे निगमन तर्क हो गया इसका। इसके बाद है संज्ञान। संज्ञान को देखिए क्या है कि समझ यानी बुद्धि का प्रोसेस है संज्ञान। बुद्धि का प्रोसेस संज्ञान है। संज्ञान, समझ, ध्यान, ये ज्ञान। तो संज्ञान ये हो गया। जीन पियाजे के अनुसार बालक का विकास 4 स्टेजेज में होता है। कौन कौन सा? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था और अनौपचारिक अवस्था। ठीक है, अब इसके बाद एक जो है आगे एक ट्रिक भी बताएंगे, इसको कैसे याद करें, तो वीडियो को देखते रहें। अब देखिए मानसिक संक्रिया क्या है? मानसिक संक्रिया का मतलब है तर्क वितर्क करना। जब हमारे सामने कोई समस्या हो तो उसे सॉल्व करते हैं, तथा जिस बुद्धि से हम सॉल्व करते हैं वह एक चिंतन बनाती है, और उसे हम क्या कहते हैं? मानसिक संक्रिया कहते हैं। एक समस्या एक समाधान। इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीमा। स्कीमा क्या है? एक समाधान हो और कोई समस्या का हल करता हो, तो इसका कार्य आत्मसातकरण से समायोजन तक है। स्कीमा देखिए बहुत बार ये पूछा गया है, और इसमें अगर आपने पढ़ा नहीं तो आप बिल्कुल नहीं इसको समझ पाएंगे कि स्कीमा है क्या। स्कीमा क्या है? एक समाधान है, सॉल्यूशन है, और कोई समस्या का क्या है? हल करता हो। इसका कार्य आत्मसातकरण से समायोजन तक है। इसके बाद है स्कीम्स। स्कीम्स क्या है? मनुष्य के व्यवहार का एक नियोजित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, तो ये है स्कीम्स। जिसे माइंड की आदत पड़ जाती है किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना और उसे बार बार करना। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके आगे जो है, ये है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसी में से अभी हमने इसको पढ़ा था, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। संज्ञान का मतलब समझ हो गया, और ये संवेदन हो गया। प्रत्यक्षण का मतलब परसेप्शन, प्रतिमा इमेज, धारणा रिटेंशन, प्रत्यावाहन रिकॉलिंग, चिंतन थिंकिंग, तर्क हो गया लॉजिक। ठीक है, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है? संज्ञान कहलाता है। इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं। संवेदन। संवेदन क्या है? देखना, छूना। प्रत्यक्षण, नाम लेना, जैसे नीम का पेड़, मार्कर पेन। प्रतिमा क्या है? प्रतिमा का मतलब जैसे ए फॉर एप्पल है। ठीक है, तो एप्पल का चित्र हमको तुरंत माइंड में हमारे बन जाएगा, प्रतिमा बन जाएगी शेप की। तो ये हो गया प्रतिमा। धारणा क्या है? पूरे दिन में जो नॉलेज इकट्ठा करते हैं वह स्टोरेज हो जाता है। ठीक है। प्रत्यावाहन, स्टोरेज से वापस बताना, प्रत्यावाहन कहलाता है। चिंतन, अभी हमने पढ़ा चिंतन अभिसारी और अपसारी। तर्क में कौन कौन से हो गए? आगमन और निगमन। तो अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन का मतलब क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। और निगमन का मतलब क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये आता है क्वेश्चन में, पूछते हैं कि निगमन जो तर्क है वो किस प्रकार का है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, और आगमन है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखिए थार्नडाइक की जो बुद्धि है, थार्नडाइक ने जो बुद्धि के बारे में बताया है, क्या क्या बताया है? सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि तो ठीक है, जो आम बोलचाल की भाषा में जो बुद्धि यूज होती है वो सामाजिक बुद्धि हो गई। अब देखिए जो मूर्त बुद्धि है उसमें से जैसे लोहार, बढ़ई, सुनार की जो बुद्धि है ये मूर्त बुद्धि कहलाती है। ठीक है। और अमूर्त बुद्धि का मतलब क्या है? प्रतिमाओं, शब्द, प्रतीक के साथ सोचते हैं। जैसे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, ये क्या है? एक जो है प्रतीक के साथ सोचते हैं ये। तो ये हो गई इनकी अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का मतलब अमूर्त चिंतन, माइंड में प्लान बनाना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गए। अब देखिए जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको याद करने की ट्रिक। सबने पूरी की मूर्ति आपकी,
ठीक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, इसको आप पढ़ लेंगे, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे जिस प्रकार से पूछा जाए। सबने का मतलब है संवेदी, ठीक है, सबने का मतलब हो गया संवेदी। और इसके बाद है पूरी, पूर्वी का मतलब हो गया पूर्व। मूर्ति, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपकी, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने का मतलब संवेदी, पूरी का मतलब पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ति का मतलब मूर्त संक्रियात्मक, और आपकी का मतलब औपचारिक संक्रियात्मक। और इसी प्रकार से वर्ष भी जो है याद कर सकते हैं, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। ये जब बिल्कुल क्रम से दिया हुआ है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। और इसी को ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो ये जो है बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है मैस्लो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। ये भी बहुत पूछा जाता है। ट्रिक है इसकी, आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति स्वयं से होगी। कैसे होगी? स्वयं से कैसे होगी? देखिए, आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति स्वयं से होगी। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? आत्मज्ञान का सिद्धांत। मांग की पूर्ति का मतलब मांग पूर्ति का सिद्धांत। स्वयं का मतलब स्व अभिप्रेरण का सिद्धांत। तो ये हो गया क्या? मैस्लो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति स्वयं से होगी। इसके बाद है सिगमंड फ्राइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक छोटा होता है, क्या होता है? घमंडी होता है, ईगो की प्रधानता होती है, जिद की वजह से किसी की बात नहीं मानेगा और नैतिक नहीं हो पाता है। इसमें से देखिए, सुपर ईगो क्या है? सभी का सम्मान करेगा। इदम का मतलब क्या है? सुखवादी सिद्धांत को फॉलो करता है। कोई कार्य करते समय पाप पुण्य की फीलिंग आए तो यह नैतिकता कहलाती है। अल्बर्ट बैंडूरा, आदमी जो देखता है वही करता है। इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। नैतिकता अनुकरण करके आती है। तो अब इसमें से जानते हैं क्या आएगा क्वेश्चन? किस प्रकार से आएगा क्वेश्चन? आएगा कि अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है, या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्बर्ट बैंडूरा ने दिया है। एजी गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये एजी गार्डनर ने दिया है। 8 प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन बाद में एक बुद्धि और जोड़ी गई तो बुद्धि 9 प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से एजी गार्डनर का है बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब देखिए, यहाँ से जो पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच जाए। अब देखिए, 16 PF पर्सनालिटी फैक्टर क्या है? ये कैटल ने दिया था। ठीक है, पर्सनालिटी फैक्टर कैटल ने दिया। वेतन का सिद्धांत किसने दिया? युंग ने दिया। ठीक है, अब देखिए, ये जो सामूहिक अवचेतन का सिद्धांत है, इसमें से ये कितने प्रकार हैं इसके? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब इसमें से देखिए, अंतर्मुखी का मतलब क्या है? शर्मीले होते हैं, एकांती होते हैं, सामाजिक कार्य से बचते हैं, रिजर्व होते हैं। और बहिर्मुखी में क्या होते हैं? बातूनी होते हैं, मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं, लीडर होते हैं। तो ये हो गया सामूहिक अवचेतन का सिद्धांत। किसने दिया? युंग ने दिया। और तीसरा है उभयमुखी, यानी कि दोनों प्रकार के भी होते हैं, शर्मीले भी, बातूनी भी, एकांती भी, मिलनसार भी। तो इस प्रकार से ये सामूहिक अवचेतन का सिद्धांत हो गया। इसके बाद देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिकता के 3 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आएगा? नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। अब इसके बाद फिर कौन सा दूसरा प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने सिद्धांत दिए? 3 सिद्धांत दिए। कौन कौन से दिए? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत। अब इसमें से फिर तीसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा? पश्च परंपरागत अवस्था में उम्र कितनी होती है? लॉरेंस कोहलबर्ग की जो नैतिकता के सिद्धांत हैं, उसमें से पश्च परंपरागत अवस्था की जो उम्र है वो कितनी होती है? 13 से 17 वर्ष। तो इसको शुरू से देखिए, यहां से ऐसे पढ़िएगा। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत। पूर्व का मतलब पहले हो गया और पश्च का मतलब बाद में हो गया। ठीक है, तो पूर्व पहले, पश्च बाद में, और बीच में सिर्फ परंपरागत है।
तो अब इसको वर्ष कैसे याद करें? 4 से 10, 10 से 13, 13 से 17। ये देखिए सीक्वेंस बना हुआ है, 4 से स्टार्ट करिएगा, ठीक है, 4 से 10 और फिर 10 से 13, 13 से 17। ये हो गया इसका लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक संप्रत्यय है जो चिंतन का कार्य करती है। पीई बर्नन के अनुसार वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है: आनुवंशिक लक्षण के आधार पे, वातावरण के आधार पे, परीक्षण के आधार पे। हैब ने टाइप ए की बुद्धि बतलाई है, जिसे बर्नन ने आनुवंशिक बताई है। प्रेरणा क्या होता है? मोटिवेशन। यह एक ऐसा बल है जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य की तरफ अग्रसर करता है। 2 टाइप का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में क्या है? स्थायी। बाह्य का मतलब क्या है? अस्थायी। प्रेरणा के लिए 3 जरूरी चीजें हैं, कौन कौन सी? आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। इसके बाद इसमें से देखते हैं चालक क्या है। किसी वस्तु की आवश्यकता लगने पर अंदर से व्यक्ति बेचैन हो जाता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? विषम स्थिति। तो ये जो विषम स्थिति ही ड्राइव है, चालक है। प्रत्यक्षण क्या है? किसी भी चीज के बारे में धारणा बनाना। आकांक्षा क्या है? एक क्षणिक विश्वास। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीसीई, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन। क्या है ये? इसका पूरा नाम सीसीई का कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? मापन एवं मूल्यांकन है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है? आकलन। आकलन का मतलब है विद्यार्थियों की जो परफॉर्मेंस के बारे में सूचनाओं को एकत्रित करने का जो तरीका है वो क्या है? वो आकलन कहलाता है। मापन क्या है? यदि मूल्यांकन को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे मापन कहते हैं। मूल्यांकन क्या है? एक निर्णय लेना। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय लेते हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए शिक्षा, उद्देश्य बड़ा, शिक्षण का लक्ष्य स्टेप बाय स्टेप छोटा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या होता है? बड़ा होता है। शिक्षण का छोटा होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है। इसके बाद देखिए और अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूल्यांकन के तरीके। एनआरई, एनआरटी इसी को कहते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या फिर नॉर्म रेफरेंस एजुकेशन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एनआरई हो गया, सीआरटी हो गया, सीआरई हो गया। एनआरटी का मतलब हो गया नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और सीआरटी का मतलब हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या फिर इसी को कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस एजुकेशन। मूल्यांकन के जो तरीके हो गए वो कौन कौन से हो गए? एनआरई और सीआरई, यानी कि नॉर्म रेफरेंस एजुकेशन और क्राइटेरियन रेफरेंस एजुकेशन। सीआरई क्या है? फॉर्मेटिव और एनआरई क्या है? समेटिव। संभावना, सामान्य संभावना वक्र किस प्रकार का होता है? तो एनआरई में ये वाला यूज होता है, ठीक है, एनआरई में ये वाला ये यूज होता है। इसके बाद देखिए एफए। एफए क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। एफए है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि निरंतर मूल्यांकन। और एसए क्या है? समेटिव असेसमेंट यानी कि फाइनल एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद जो है देख लेते हैं इसको। मुदालियर आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 में हुआ था। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची पे कब लाया गया था? 1966 में लाया गया था। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? तो ये 1968 में घोषित की गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा की संस्तुतियां कौन कौन सी थी? वुड का घोषणा पत्र था 1854 में। हंटर का आयोग जो था वो 1882। सार्जेंट प्रतिवेदन था 1944। नवोदय विद्यालय की स्थापना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा की गई थी। इसके बाद है NAAC, पूरा नाम इसका क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम पारित हुआ 1993 में। डाइट का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की स्थापना हुई 1/9/1961 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की कब हुई स्थापना?
1988 में शिक्षक मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो ये है पीयर रेटिंग, छात्र रेटिंग, पर्यवेक्षक रेटिंग। ठीक है। अधिगम परिस्थितियों के प्रवर्तक कौन है? रॉबर्ट गेने हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो जानबूझकर प्रयास सहित दी जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, विद्यालय जो है औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है। 4 शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। शिक्षण के स्तर 3 है: स्मृति, बोध, चिंतन, मूल्यांकन। उपागम और संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने दिया था? बीएस ब्लूम ने दिया था। अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, क्षेत्र का सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता का क्रमिक सिद्धांत। इसके बाद देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। किसी अंक वितरण में उपस्थित वह अंक उस अंक वितरण का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करे तो यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरण जन्य कारक कौन कौन से हैं? परिवार का प्रभाव, जन्म क्रम, सांस्कृतिक, विद्यालय, ये सब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रोर्सा मास बिंदु परीक्षण। ये क्या है? यह व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है और जिसका निर्माण स्विस मनोवैज्ञानिक हर्मन रोर्सा ने किया था। इसमें होता क्या है? इस परीक्षण में 10 मानकीकृत कार्ड होते हैं, जिनमें से 5 कार्ड काले सफेद रंग एवं 5 कार्ड अन्य रंगों के होते हैं। तो इन पर 1 से 10 तक संख्या पड़ी रहती है। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा कि रोर्सा मास बिंदु परीक्षण किस मापन की विधि है? व्यक्तित्व की है, बुद्धि की है, या फिर और भी जो है कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं इसमें। तो ये जो है व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद जो है आरबी कैटल ने व्यक्तित्व का माप किस आधार पर किया? तो ये शील गुणों के आधार पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। आरबी कैटल ने व्यक्तित्व का माप किस आधार पर किया? शील गुणों के आधार पर किया। इदम, अहम व परम अहम व्यक्तित्व संरचना किसने सुझाई थी? सिगमंड फ्रायड ने सुझाई थी। जुंग के द्वारा, यानी युंग के द्वारा। इसी को जुंग और युंग दोनों कहा जाता है। तो कहीं जुंग कहते हैं, कहीं युंग कहते हैं। तो जुंग द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या है? अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी। आलपोर्ट के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति होने वाले उसके अपूर्व संयोजन का निर्धारण करता है। ये क्या है? आलपोर्ट के अनुसार है। टैट का मतलब क्या है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है ये। ठीक है। इसके बाद जिसका निर्माण मॉर्गन एवं मुरे द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। इसके बाद है देखिए, व्यक्तित्व विभिन्नता शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो ये गाल्टन ने। प्रतिभाशाली बालक की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? घर में समायोजन की समस्या, विद्यालय में समायोजन की समस्या, समाज में समायोजन की समस्या। विशिष्ट बालक क्या है? बाल मनोविज्ञान में विशिष्ट बालक शब्द अप्रत्याशित रूप से प्रतिभाशाली बालकों के साथ कम बुद्धि वाले बालकों के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। बुद्धि लब्धि, आईक्यू के बारे में सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने सुझाव दिया था। मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रतिपादन सर्वप्रथम बिने के द्वारा किया गया था। ठीक है। आईक्यू जब पूछी जाती है तो उसका फार्मूला पूछा जाता है, तो उसका फार्मूला है MA/CA/100। जर्मन मनोवैज्ञानिक वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में बुद्धि मापन के लिए सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का श्रेय साइमन व बिने 1905 को जाता है। ठीक है, 1905 में ये प्रयोग किया था। तो ये सबसे पहले साइमन व बिने ने किया था। अमूर्त बुद्धि क्या है? अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता से है, जैसे कलाकार, चिंतक, विचारक, वैज्ञानिक। ठीक है, बुद्धि हो गई अमूर्त, मूर्त, सामाजिक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण।
ये वे बुद्धि परीक्षण हैं जिनमें प्रश्नों एवं समस्याओं को शब्दों अर्थात भाषा के माध्यम से देना होता है। तो ये प्रायः कागज पेंसिल परीक्षण के रूप में होते हैं। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये किसके रूप में होते हैं? कागज पेंसिल परीक्षण के रूप में होते हैं। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इनमें प्रश्नों एवं समस्याओं को स्थूल वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये अधिक वैध एवं विश्वसनीय होते हैं। कौन से? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसके बाद देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं? स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, वेसलर बुद्धि परीक्षण, मेरिल एवं पामर बुद्धि परीक्षण, पिंटर पैटरसन एवं परफॉर्मेंस स्केल, पोर्टियस की भूल भुलैया परीक्षण, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है ये सब। इसके बाद सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, और इसके बाद वर्ट का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जलोटा का बुद्धि परीक्षण, रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, कैटिल कल्चर फ्री परीक्षण, ये सब क्या है? सामूहिक बुद्धि के परीक्षण है। प्रेरणा संबंधी चालक का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? समग्र रूप से। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? पुरस्कार एवं दंड, निंदा एवं प्रशंसा, सफलता एवं असफलता, प्रतियोगिता एवं सहयोग, नवीनता, रुचि, प्रगति का ज्ञान। एस टाइप अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? पावलाव ने दिया। अनुबंधन क्या है? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बने बंध या अंतर संबंध को अनुबंधन कहा जाता है। इसे एसआर बांड भी कहते हैं। आर टाइप बांड किसका है? स्किनर का है। अधिगम की प्रकृति, अधिगम एक क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम विकास की अविरल प्रक्रिया है। अधिगम वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम का आधार मानव प्रकृति है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम व्यवहारिक परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार का परिवर्तन है। ये सब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अधिगम की प्रकृति इस प्रकार से होती है। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? कोल व ब्रूस ने कहा। इसके बाद शिक्षा, गांधी जी के अनुसार क्या है? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। पेस्टोलॉजी के अनुसार क्या है? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। इसके बाद है कोलेस्निक के अनुसार शिक्षा मानव की शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का विकास है। मनोविज्ञान में देखिए मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में देखिए मनुष्य में 3 तरह की टेंडेंसी पाई जाती है, इदम, अहम और परा अहम, यानी कि इदम, ईगो, सुपर ईगो। इदम का मतलब क्या है? जब मनुष्य में जिद व अहंकार की प्रधानता होती है, वह इन्हें पूरी करने में सब कुछ करता है, तो ये लोग सुखवादी सिद्धांत के होते हैं, ये संतुष्टि पाना चाहते हैं। ईगो का मतलब क्या है? मन का वास्तविक शासक होता है। ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक व सामाजिक होते हैं, ये लोग रियलिटी में जीते हैं। ठीक है, इदम ईगो में समायोजन करता है। सुपर ईगो क्या है? इसमें व्यक्तित्व नैतिकता सिद्धांतों पर चलता है, ये अति आदर्शवादी होते हैं। ऐसे लोग नैतिकता का कमांड करते हैं, नैतिकता को कमांड करते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट चल रहा है ये पर्सनालिटी। जो व्यक्ति के गुणों से रूबरू कराए उसे क्या है? उसे व्यक्तित्व कहते हैं। इसके संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन पर्सनालिटी कहलाता है। पर्सनालिटी शारीरिक हो गई, मन इंटरनल हो गया, शारीरिक एक्सटर्नल गुण, मन इंटरनल आंतरिक गुण। इसके बाद हमारे बाह्य गुण व आंतरिक गुण दोनों का संगठन व्यक्तित्व होता है। पर्सनालिटी पर वर्क किया किसने? सिगमंड फ्रायड ने। युग, आल्पोर्ट, क्रेस्मर, सेल्डन। अब देखिए सिगमंड फ्रायड और युंग, आल्पोर्ट, इन्होंने व्यक्तित्व के व्यवहार पर कार्य किया, जिसे ट्रेट थ्योरी यानी सील गुण कहते हैं। ठीक है, और क्रेस्मर और सेल्डन शरीर पर काम किया, जो टाइप थ्योरी कहलाती है। सिगमंड फ्रायड, इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम क्या है? मनोविश्लेषणात्मक मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अवचेतन मन। ठीक है, चेतन मन 25%, अर्धचेतन मन 5%, अवचेतन मन 75%। क्रेस्मर बॉडी पर अध्ययन किया था। ये भी क्वेश्चन आता है यहाँ से कि बॉडी पर किसने अध्ययन किया था? क्रेस्मर ने किया था। और क्रेस्मर ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व की व्याख्या की थी, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, डाइप्लास्टिड। इसको कैसे याद करोगे? किसमिस बॉडी। ठीक है, किसमिस बॉडी, पिकनिक, कुछ ऐसे प्रकार से आप याद कर लें इसको। क्रेस्मर ने बॉडी पर अध्ययन किया, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डाइप्लास्टिड। इसके बाद है
सेल्डेन। इन्होंने अपने सिद्धांत को सोमैटोटाइप का नाम दिया और ये व्यक्तित्व के स्वभाव के 3 भाग हैं। कौन कौन से? एंडोमॉर्फी, मीसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी। इसको कैसे याद करेंगे आप? सेल्डन, सेल्डन मर्फी, बर्फी के तरीके से, ठीक है। मतलब जैसे सेल्डन आए तो ये आप बस बर्फी याद रखिए कि एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत जो है सेल्डन ने दिया था, सोमैटोटाइप का नाम दिया था। ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में। सोमैटोटाइप का नाम सेल्डन ने दिया है और ये व्यक्तित्व के स्वभाव के 3 भाग हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट और साइको के बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। आज आप इस वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से समझ लीजिए और अपने जो है दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए